आज हम बात कर रहे हैं मार्केट प्राइस एंड नॉर्मल प्राइस की, बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य की। सबसे पहले हम बात करते हैं बाजार मूल्य। तो देखिए, बाजार मूल्य किसी वस्तु का वह मूल्य होता है जो वेरी शॉर्ट पीरियड में डिमांड और सप्लाई के टेम्परेरी इक्विलिब्रियम से बनता है। वेरी शॉर्ट पीरियड वास्तव में वह समय होता है जिसमें पूर्ति को नहीं बढ़ाया जा सकता और मार्केट प्राइस किसी समय विशेष पर बाजार में वास्तव में प्रचलित मूल्य होता है। इसलिए पूर्ति नहीं बढ़ाने के कारण जो मूल्य डिटर्मिनेशन है, प्राइस डिटर्मिनेशन में, उसमें डिमांड पक्ष का बहुत ही सक्रिय महत्व होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। मांग बढ़ने पर मूल्य भी बढ़ जाते हैं और मांग घटने पर मूल्य घट जाते हैं। अब बात करेंगे इसकी विशेषताओं की। मार्केट प्राइस इज ए टेम्परेरी प्राइस, ये टेम्परेरी प्राइस होती हैं। मार्केट प्राइस मे बी मोर और लेस देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उससे कम भी हो सकती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से और ज़्यादा भी हो सकती है। मार्केट प्राइस हैज़ टेंडेंसी टू बी इक्वल टू नॉर्मल प्राइस, नॉर्मल प्राइस के इक्वल होने की इसकी टेंडेंसी है। यदि मार्केट प्राइस नॉर्मल प्राइस से ज़्यादा है तो इक्विलिब्रियम वापस कहाँ हो जाएगा, जहाँ नॉर्मल प्राइस है उससे कम होके नॉर्मल प्राइस पर आ जाएगी। और अगर नॉर्मल प्राइस से कम है मार्केट प्राइस तो इक्विलिब्रियम के फोर्सेस से, जो मार्केट में डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस से, वापस से कहाँ तक बढ़ जाएगी, नॉर्मल प्राइस तक बढ़ जाएगी। इट डिटरमाइंड बाय टेम्परेरी इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। टेम्परेरी इक्विलिब्रियम से होती है ये डिसाइड। द मार्केट प्राइस हैज़ टू टेंडेंसी टू बिकम इक्वल टू कॉस्ट। तो इसकी टेंडेंसी कब तक, कहाँ तक होती है, इक्वल टू कॉस्ट तक तो बने रहने की इसकी टेंडेंसी होती है। और डिमांड साइड इज मोर एक्टिव इन डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट प्राइस। क्यों? क्योंकि सप्लाई कैसा होता है, इसका स्थिर माना जाता है, इसलिए डिमांड का ही ज़्यादा असर होता है प्राइस डिटर्मिनेशन में। अब बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट प्राइस। तो देखिए, मार्केट प्राइस की बात करें तो मार्केट प्राइस में एक टेम्परेरी इक्विलिब्रियम से, डिमांड और सप्लाई के टेम्परेरी इक्विलिब्रियम से डिसाइड होती है। और इन इक्विलिब्रियम का जो निर्धारित किया गया है, अल्पकाल में पूर्ति प्राय स्थिर और निश्चित होती है। इसके अंतर्गत दो प्रकार की वस्तुएं आती हैं, रिप्रोड्यूसिबल कमोडिटीज और नॉन रिप्रोड्यूसिबल कमोडिटी। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रिप्रोड्यूसिबल कमोडिटी। वो कमोडिटीज जो कि बहुत जल्दी नष्ट होने वाली होती हैं, इनकी पूर्ति अल्पकाल में स्थिर रहती है, क्योंकि बाजार में इनकी पूर्ति उतनी होती जितनी विक्रेता उस दिन उसको बेच सके। ज़्यादा इसको नहीं रख सकते, अन्यथा क्या होती है, इनके खराब होने की स्थिति हो जाती है। क्लियर? तो इस कारण इनकी जो सप्लाई का जो कर्व है वो कैसा होता है, स्टेबल होता है, स्थिर होता है। इन वस्तुओं को दो प्रकार से बांटा जाता है, पहला पेरिसेबल और दूसरा टिकाऊ। पेरिसेबल वस्तु वो हैं, जैसे जैसे हम बात करें फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जिनको अल्पकाल में इनकी पूर्ति स्थिर होती है, इससे ज़्यादा मार्केट में जो प्रोड्यूसर है उसको नहीं रखता है, क्योंकि इनको खराब होने की स्थिति आ जाती है। और ऐसी कंडीशन में जो सप्लाई कर्व कैसा होता है, इनका स्ट्रेट होता है, ओ वाई एक्सिस के पैरेलल होता है। तो देखिए, डिमांड बढ़ रही है तो E1 पॉइंट पर आ जाएगा, ओ ये इक्विलिब्रियम ई से बढ़ने पर, DD1 होने पर OP डिसाइड हो रही है, और डिमांड घटने पर E2 इक्विलिब्रियम पर OP2 डिसाइड हो रही है। OP अपन ही क्या है, इनिशियली प्राइस है। तो डिमांड बढ़ने पर ऊंची प्राइस डिसाइड होती है, डिमांड घटने पर नीची प्राइस डिसाइड होती है। अब बात करेंगे ड्यूरेबल कमोडिटीज की। वे कमोडिटीज जो शीघ्र नष्ट होने वाली नहीं होती हैं और इनको कुछ सीमा तक स्टॉक में रखा जा सकता है। क्लियर? ये कमोडिटीज भी दो प्रकार की होती हैं, दो तरह से इनके प्राइस डिसाइड होते हैं। द
दैट प्राइस एट विच द प्रोड्यूसर एंड सेलर विल बी रेडी टू सेल टोटल स्टॉक ऑफ देयर कमोडिटी, उस प्राइस पे जिसमें पूरा बेचने को तैयार है। दूसरा, द प्राइस एट विच दे विल नॉट रेडी टू सेल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एंड विल कीप द टोटल क्वांटिटी इन स्टॉक, और वो प्राइस जिसमें पूरा अपना सामान बेचने को तैयार नहीं होते, उस वस्तु को कुछ गोदाम में या स्टॉक में रखना चाहते हैं। क्लियर? तो मांग बढ़ने पर गोदाम से माल की पूर्ति कुछ सीमा तक तो बढ़ा सकते हैं, और अगर मांग घटती है तो विक्रेता बाजार से कुछ पूर्ति कम करके अपने गोदाम में रख देते हैं, परंतु फिर भी पूर्ति को डिमांड के अनुरूप नहीं घटाया जा सकता। इसलिए सप्लाई कर्व है पहले सुरक्षित मूल्य से प्रारंभ होकर दाईं ओर ऊपर चढ़ता है और फिर पूर्ति क्या हो जाती है, स्थिर हो जाने से एक वक्र, एक खड़ी रेखा के रूप में आ जाता है, जैसा कि सामने आपके डायग्राम में दिखाया गया है। तो देखिए इस वक्र में एस जो बिंदु है वो पूर्ति वक्र है जो आरपी से प्रारंभ होता है, और ये इससे नीचे नहीं, सप्लाई नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में सप्लाई डिमांड के अकॉर्डिंग कुछ सीमा तक तो बढ़ाई जा सकती है, लेकिन आगे जाके ये स्थिर हो जाती है। तो डिमांड बढ़ने पर प्राइस ऊंची डिसाइड होती है, डिमांड घटने पर प्राइस नीचे डिसाइड होती है। क्लियर? अगर मांग इससे भी अधिक बढ़ती है, मान लीजिए OQ जो डिसाइड है उससे भी अधिक अगर मांग बढ़ती है तो सप्लाई उसके बाद स्थिर मानी जाएगी। इस पॉइंट के बाद जो है सप्लाई स्थिर मानी जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में पूर्ति वक्र एक सीधी रेखा के रूप में हो जाता है, क्योंकि इसके बाद पूर्ति नहीं बढ़ाई जा सकती और मांग की प्रत्येक वृद्धि मूल्यों में बहुत वृद्धि को जन्म देगी। क्लियर? इसलिए मूल्य इस बिंदु के ऊपर बहुत अधिक जाने के कारण इसकी पूर्ति नहीं बढ़ाई जा सकती। अब बात करें कि पूर्ति कहाँ तक कम नहीं की जा सकती। ORP से कम इसको नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये सुरक्षित मूल्य होने के कारण OS से कम मूल्य पर उत्पादक कोई भी पूर्ति करने को तैयार नहीं होगा, इसलिए मूल्य इस बिंदु से नीचे नहीं जा सकता है। अब बात कर रहे हैं नॉन रिप्रोड्यूसिबल कमोडिटीज, वो कमोडिटीज जो शीघ्र नष्ट नहीं होती हैं और निरुत्पादनीय वस्तुएं होती हैं जिन्हें दोबारा उत्पादन करना संभव नहीं होता है। जैसे अब बात करें पुराने कलात्मक चित्र हैं, मूर्तियां हैं या अन्य कोई कलात्मक या ऐतिहासिक वस्तु हैं, तो इनकी भी सप्लाई क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि इनकी पूर्ति वो करना संभव नहीं है डिमांड के अकॉर्डिंग। तो इनका भी प्राइस डिटर्मिनेशन कैसा होता है, जैसे कि जो हमने बात की शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु की जिनकी सप्लाई स्थिर है, तो डिमांड बढ़ने पर प्राइस ऊंची डिसाइड होगी और डिमांड घटने पर प्राइस नीचे डिसाइड होगी। बढ़ने पर OP1 OP से और घटने पर OP2 इनिशियल प्राइस OP से। इस तरह से प्राइस डिमांड बढ़ने पर ऊंचा मूल्य और डिमांड घटने पर नीचा मूल्य डिसाइड होता है। अब बात करेंगे हम सामान्य मूल्य की। सामान्य मूल्य दीर्घकालीन मूल्य को दर्शाता है और सामान्य मूल्य मार्केट में अल्टीमेटली डिसाइड होता है मार्केट फोर्स से। क्लियर? डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस से डिसाइड होता है। नॉर्मल प्राइस रेफर्स टू लॉन्ग पीरियड प्राइस विच इज डिटरमाइंड बाय द परमानेंट इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ एनी कमोडिटी। ये परमानेंट जो इक्विलिब्रियम है उससे डिसाइड होता है डिमांड और सप्लाई के।
अब बात करते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या है। देखिए, जो नॉर्मल प्राइस है वो लॉन्ग पीरियड मार्केट प्राइस होते हैं और नॉर्मल प्राइस डिटरमाइन होते किसे, परमानेंट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। टेम्परेरी नहीं होता, ये परमानेंट से डिमांड और सप्लाई के परमानेंट फोर्सेस से डिसाइड होती है। इट इज़ मोर इफेक्टेड बाय सप्लाई देन डिमांड। क्यों? क्योंकि सप्लाई को डिमांड के अनुरूप घटाया बढ़ाया जा सकता है, यहाँ तक कि उसके स्केल में भी चेंज किया जा सकता है फर्म के। इट इज़ एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, सॉरी, ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। नॉर्मल प्राइस इज डिफरेंट देन मार्केट प्राइस। नॉर्मल प्राइस मार्केट प्राइस से अलग है। नॉर्मल प्राइस इज जनरली ऑफ दोज कमोडिटी विच may be reproduced or long period. Normal price is equals to marginal cost and average cost. अब बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ नॉर्मल प्राइस। तो नॉर्मल प्राइस का डिटर्मिनेशन है उसको दो तरीके से बांटा गया है, शॉर्ट टर्म नॉर्मल प्राइस और लॉन्ग टर्म नॉर्मल प्राइस। सबसे पहले बात करेंगे हम शॉर्ट टर्म नॉर्मल प्राइस की। शॉर्ट टर्म नॉर्मल प्राइस वह होता है जिसका संबंध शॉर्ट टर्म से होता है, जिसमें फर्म अपनी वर्तमान कैपेसिटी के अधिकाधिक उपयोग से अपनी पूर्ति में वृद्धि कर सकती है, लेकिन फर्म के आकार में और फर्म की संख्या में किसी प्रकार से कोई परिवर्तन करना संभव नहीं होता है। इट मीन्स जब मांग बढ़ती है तो जो पूर्ति बढ़ाई जाती है वो केवल जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि करके ही बढ़ाई जा सकती है। इट मीन्स केवल उस क्षमता तक ही सप्लाई सीमित होती है। कुछ सीमा तक सप्लाई को डिमांड के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब बात करेंगे लॉन्ग टर्म नॉर्मल प्राइस। लॉन्ग टर्म नॉर्मल प्राइस की बात करें तो इसे नॉर्मल प्राइस ही कहा जाता है। लॉन्ग टर्म नॉर्मल प्राइस को नॉर्मल प्राइस कहा जाता है। और लॉन्ग टर्म वह टाइम होता है जिसमें पूर्ति में डिमांड के अनुसार पूरी तरह से, ये कहेंगे कि डिमांड के अनुसार सप्लाई को एडजस्ट करने की पूरी क्षमता होती है। इट मीन्स इसमें इतना लंबा समय होता है कि मांग के घटने पर पूर्ति की मात्रा को फर्मों के आकार या संख्या के द्वारा कम भी किया जा सकता है, और यदि मांग बढ़ जाती है तो पूर्ति की मात्रा में वर्तमान में जो फर्म है उनकी संख्या में वृद्धि करके, उनके आकार में वृद्धि करके और प्लांट की जो कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाकर मांग के अकॉर्डिंग उसको किया जा सकता है। इसलिए जो प्राइस डिसाइड होता है वो डिमांड और सप्लाई के दोनों के फोर्सेस से वो डिसाइड होता है। क्लियर? अब देखिए कैसे डिसाइड हो रहा है। इसमें कर्व आपके सामने है। सामान्य मूल्य दीर्घकालीन मूल्य होता है और मांग और पूर्ति दोनों के दीर्घकालीन सामर्थ्य से निर्धारित होता है। इट मीन्स पूर्ति में मांग के अनुरूप एडजस्टमेंट करना संभव होता है और दीर्घकाल में मूल्य निर्धारण में पूर्ति का प्रभाव अधिक होता है। यहाँ देखिए डिमांड और सप्लाई बता रहे कि जो कि एक दूसरे को इंसेट कर रहे हैं ई पॉइंट पर, और प्राइस डिसाइड हो रही है ओपी, इनिशियल प्राइस। जैसे ही डिमांड बढ़ती है तो प्राइस को जो पूर्ति है उसके अकॉर्डिंग प्राइस डिमांड और सप्लाई के एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग वो डिसाइड होती है। इट मीन्स सामान्य मूल्य की दशा में सामान्य मूल्य इक्वल्स टू, ये करेंगे नॉर्मल प्राइस इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। क्लियर? ये शर्त पूरी हो जाती है और प्रत्येक फर्म को केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलने लगता है। दीर्घकालीन सामान्य मूल्य उत्पादन लागत के बराबर होता है। अगर मूल्य प्रोडक्शन कॉस्ट से अधिक होता है तो लाभ प्राप्ति की इच्छा से जो फर्म है वो पूर्ति बढ़ाने से मूल्य घटकर वापस कहाँ आ जाएगा, नॉर्मल प्राइस जो डिसाइड हुई वहाँ आ जाएगा। और अगर डिमांड घट रही है
तो ऐसी कंडीशन में घाटा होने पर कुछ फर्में वो उद्योग छोड़कर चली जाएंगी, तो प्राइस नीचे गिर जाएगा घाटा होने से, तो वापस से ये बढ़कर ई पॉइंट तक पहुंच जाएगा। क्लियर? तो मार्केट प्राइस जो इसमें डिसाइड होगा वो नॉर्मल प्राइस की बात कर रहे हैं, तो ये डिमांड और सप्लाई के दोनों की फोर्स के अकॉर्डिंग बनता है। अब देखिए जो सामने जो डायग्राम है उसमें डी अपना लॉन्ग टर्म डिमांड कर्व है और एस लॉन्ग टर्म पूर्ति कर्व है, जो एक दूसरे को ई पॉइंट पर काटते हैं और प्राइस डिसाइड हो रही है ओपी। पी क्यू साम्य मूल्य है या ओपी साम्य मूल्य या ई क्यू साम्य मूल्य है, और जो डिमांड क्वांटिटी की वो ओ क्यू है। यदि बाजार मूल्य बढ़कर P1 ओ P1 या BQ1 हुआ तो पूर्ति और उत्पादन बढ़ने से मूल्य गिरकर वापस कितना हो जाएगा? EQ हो जाएगा। इसी प्रकार यदि बाजार मूल्य P2 या OP2 गिर जाता है तो सामान्य मूल्य नीचे हुआ और घाटा होने से कुछ फर्में इसको छोड़ देंगी, जिससे वापस से सामान्य मूल्य कितना EQ तक बढ़ जाएगा या OP तक बढ़ जाएगा। तो इस तरह सामने इस पॉइंट पर ही आके रुकेगा। अब बात करते हैं रिलेशन इन मार्केट प्राइस एंड नॉर्मल प्राइस की। देखिए मार्केट प्राइस और नॉर्मल प्राइस दोनों क्या होती है, क्लोजली बहुत ज़्यादा रिलेटेड होती हैं, इसीलिए मार्केट प्राइस नॉर्मल प्राइस के इर्द गिर्द घूमती रहती है। क्यों? क्योंकि वो उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को एडजस्ट करने में उसकी प्रवृत्ति होती है, और बाजार मूल्य सदैव सामान्य मूल्य के बराबर होने की टेंडेंसी रखता है। इसलिए कहते हैं कि बाजार मूल्य सदैव सामान्य मूल्य के इर्द गिर्द ही चक्कर काटता है, उसके आसपास ही घूमता रहता है। लेकिन देखिए ये भी है क्योंकि सामान्य मूल्य लागत के बराबर होता है, इसीलिए उसके आसपास घूमता रहता है। अगर किन्हीं आकस्मिक कारणों से बाजार मूल्य लागत से ऊंचा होता है तो अधिक लाभ के कारण नए जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो सेलर्स होते हैं, वो पूर्तिकर्ताओं के प्रवेश से मूल्य घटकर वापस कहाँ जाएगा? लागत के बराबर हो जाएगा। और अगर बाजार मूल्य लागत से कम होता है तो लॉन्ग टर्म में हानि से बचने के लिए जो प्रोड्यूसर्स हैं वो बाजार को छोड़कर चले जाते हैं। ऐसी कंडीशन में बाजार का मूल्य बढ़कर वापस नॉर्मल प्राइस के बराबर होने की प्रवृत्ति रखता है। इस तरह जो बाजार मूल्य है वो उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होते हैं, उनकी प्रवृत्ति सामान्य मूल्य के बराबर होने की स्थिति में होती है, जो कि अपने देखिए ग्राफ में बताया है। क्लियर? तो NP जो है इक्वल्स टू AC इसकी प्रवृत्ति होती है। अब बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड नॉर्मल प्राइस। देखिए मार्केट प्राइस इज रेफर्स टू वेरी शॉर्ट पीरियड वेयर एज नॉर्मल प्राइस रेफर्स टू लॉन्ग पीरियड। बाजार मूल्य का संबंध अति अल्पकाल से होता है और नॉर्मल प्राइस का संबंध दीर्घकाल से होता है। मार्केट प्राइस जो डिटरमाइंड होती है कैसे? टेम्परेरी इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, और जो नॉर्मल प्राइस है वो लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम से डिसाइड होती है। मार्केट कौन से? डिमांड और सप्लाई के लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम से डिसाइड होती है। मार्केट प्राइस इज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कमोडिटीज वेदर reproducible or non-reproducible, whereas normal price is only reproducible commodities. फिर बात करें मार्केट प्राइस में मोर इक्वल और लेस देन कॉस्ट, उससे ज़्यादा हो सकता है कॉस्ट से, कम हो सकता है और इक्वल हो सकता है, जबकि नॉर्मल प्राइस ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्शन कॉस्ट। डिमांड साइड हैज़ मोर इम्पोर्टेंट रोल इन डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट प्राइस, क्योंकि सप्लाई इसमें स्थिर होती है और डिमांड का ज़्यादा प्रभाव होता है, लेकिन सप्लाई का महत्व नॉर्मल प्राइस को डिसाइड करने में ज़्यादा होता है। मार्केट प्राइस चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, इट हैज़ टू टेंडेंसी टू गो टुवर्ड्स नॉर्मल प्राइस, वेयर इज नॉर्मल प्राइस हैज़
परमानेंसी। ओके, ये अपेक्षाकृत स्थायी होता है। मार्केट प्राइस इज अ प्रैक्टिकल कंसेप्ट, ये प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, जबकि नॉर्मल प्राइस इज एन इम्प्रैक्टिकल कंसेप्ट। Producer may have abnormal profit, normal profit or loss in market price, whereas producer gets only normal profit in normal price. It means बाजार मूल्य में अतिरिक्त लाभ, सामान्य लाभ अथवा हानि तीनों की संभावना होती है, जबकि सामान्य मूल्य में केवल सामान्य लाभ ही रहता है, हानि नहीं होती और नहीं अधिक अतिरिक्त लाभ में मिलता है।